अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एलिमेंट्स हमारे पास सब्सटेंस की एक ऐसी टाइप है जो अपनी प्योर फॉर्म में होती है और ये अपनी प्योरिस्ट फॉर्म होने के साथ साथ फंडामेंटल कॉम्पोजिशन भी मानी जाती है। एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। ये एक नई टर्म है आप सबके लिए जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। आगे चल के अपनी इस वीडियो में हम एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ मजीद मालूमात भी हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं टेक्निकली कि एलिमेंट है क्या। तो जैसे कि आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical reactions। यानी सादा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो अमूमन हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे इसे मजीद ड्राइव नहीं किया जा सकता। अब तक इंसानी मालूमात के मुताबिक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में अलाइन कर दिए हैं। इन एलिमेंट्स में स्टेट्स ऑफ मैटर भी पाई जाती हैं डेफिनेटली, यानी ये एलिमेंट्स मल्टीपल स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं और कुछ गैसेस होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स आपकी नज़रों के सामने हैं। अगर हम सॉलिड्स एलिमेंट्स की बात करें तो बड़ा मशहूर और मारूफ एलिमेंट है कॉपर। इसी के साथ साथ गोल्ड, जिंक, आयरन और मजीद इस तरह के सॉलिड्स। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 2 हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी इंसानी मालूमात के मुताबिक अब तक जो प्योर एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक है मरकरी जो कि एक मेटल है और दूसरा है ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है। इसी तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट्स अपनी गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन और कुछ मोनो एटॉमिक गैसेस जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह शामिल हैं। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो अपनी गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे। अब अगर एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से क्लासीफाई किया जाए, यानी इनकी खुसूसियात की बिहाफ पे डिवाइड किया जाए मजीद, तो एलिमेंट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स शामिल हैं। आइए देख लेते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम वन बाय वन करके इन तमाम स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स को मजीद समझेंगे। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स हमारे पास ज्यादातर सॉलिड होते हैं, सिवाय मरकरी के जिसका तस्करा हम कर चुके हैं। द ओनली लिक्विड मेटल विच इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल नोन बाय ह्यूमन बींग्स। ये वो वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मरकरी, जिसे हाइड्रागायरम भी कहते हैं। बाकी तमाम मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है जनाब कि ये लस्ट्रस होते हैं, यानी इनकी जो सरफेसेस हैं वो शाइनी होती हैं, चमकदार होती हैं। इसके साथ साथ मेटल्स जो हैं वो आपके पास मेलेबल होते हैं। मेलेबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि हम इन्हें शीट में हैमर्ड कर सकते हैं, यानी इन्हें मोल्ड किया जा सकता है, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं और इस नेचर को मेलेबल नेचर कहते हैं। इसी के साथ साथ मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल इन नेचर भी होते हैं, मतलब इनकी वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को डायमीटर्स में कट डाउन किया जा सकता है। मेटल्स सोनोरस भी होते हैं, यानी अगर इन्हें हिट किया जाए तो ये म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं।
इसी के साथ साथ मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, जिसमें वन बाय वन हमने ये बात डिस्कस की कि दे आर सॉलिड मटेरियल्स, दे आर लस्ट्रस यानी दे हैव शाइनी सरफेसेस, दे आर मेलेबल दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, दे आर डक्टाइल दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे आर सोनोरस यानी ये म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ मशहूर मेटल्स के नाम आपकी नजरों के सामने हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आइए बात कर लेते हैं अब कुछ नॉन मेटल्स से रिलेटेड। नॉन मेटल्स को डिफाइन करना इतना सादा और इतना आसान है कि जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। मतलब दे आर नॉन मेलेबल यानी इनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती, दे आर नॉन डक्टाइल इसका मतलब इनके वायर्स नहीं बनाए जा सकते, दे आर मेजरली नॉन सोनोरस यानी म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर डल इन अपीयरेंस यानी इन पे ज्यादातर शाइनी सरफेसेस नहीं पाई जाती। ऐसे तमाम एलिमेंट्स की कैटेगरी को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हमारे पास शामिल हैं कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इसी तरह फास्फोरस और सेलेनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये सब के सब हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अब एक इंटरमीडिएट कैटेगरी हमारे पास आती है जो कि एलिमेंट्स की दरमियानी कैटेगरी है, यानी ना वो मेटल्स हैं ना वो नॉन मेटल्स हैं, बल्कि उनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ऐसी एलिमेंट्स की कैटेगरी को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं जनाब? मेटलॉइड्स। अब तक पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 मेटलॉइड्स हैं जो इंसानों को मालूम है, जिसमें हम मजीद जब पीरियोडिक टेबल का तस्करा करेंगे और मजीद इन डेप्थ इस नॉलेज को हासिल करेंगे तो हम आपको वहां ग्रुप वाइज भी बताएंगे कि कौन से ग्रुप में यानी कौन से वर्टिकल कॉलम में या सादा अल्फाजों में कौन से एरिया में पीरियोडिक टेबल के ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इनकी तादाद टोटल 6 है, जिसमें हमारे पास शामिल हैं बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। अब यहां तक तो बात हो गई एलिमेंट्स की, पर एक दफा जरा जल्दी से चीजें रिकॉल कर लेते हैं। देखें जनाब, एलिमेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फंडामेंटल कॉम्पोजिशन रखती हैं, जिनमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, ये सिंगुलर कॉम्पोजिशन में पाए जाते हैं और इन्हें नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ एलिमेंट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जिनकी एग्जांपल्स हमने आपसे डिस्कस की थी। और इसी के साथ साथ अगर हम एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की कैटेगरी में डिवाइड करें तो वो एग्जांपल्स भी हमने अपनी नजरों के सामने देखी। अब हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्स को अगर इंसानों को समझाना है और दिखाना है कि भाई एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो उन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जो ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंबल्स। क्या कहते हैं जनाब? सिंबल्स। तो आइए देखते हैं सिंबल्स की सिस्टमेटिक डेफिनेशन है क्या। सिंबल बेसिकली एक एब्रीविएशन है टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के नाम को छोटा करके दिखाने का तरीका या छोटा करके लिखने का तरीका क्या है? सिंबल। अब किसी भी एलिमेंट की सिंबलाइजेशन उसके नाम पे की गई है। लेट सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो कि आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन की सिंबलाइजेशन के लिए मैं इसका पहला अल्फाबेट यूज करूंगा जो है कैपिटल एच। इसका मतलब अगर हमें किसी एलिमेंट को सिंबलाइज करना है तो हमें उसकी केमिकल नेम में से उसका पहला अल्फाबेट यूज करना होगा और वो कैपिटल लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास मजीद एग्जांपल्स भी हैं, आइए देखते हैं। अगर हम हीलियम को देखें तो क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए सिंबलाइजेशन कैपिटल एच यूज कर चुके हैं, तो लिहाजा हीलियम के लिए हम कैपिटल एच के साथ साथ इसका सेकंड अल्फाबेट ई भी यूज करेंगे, बट वो स्मॉल लिखा जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की सिंबलाइजेशन है कैपिटल एच और हीलियम की सिंबलाइजेशन है एच ई। इसी तरह लिथियम कैपिटल एल एंड स्मॉल आई। देन बेरिलियम, इट इज कैपिटल बी विद स्मॉल ई। फिर हमारे पास है बोरॉन, जिसकी सिंबलाइजेशन है कैपिटल बी। फिर है कार्बन, जिसकी सिंबलाइजेशन है कैपिटल सी।
देन वी हैव नाइट्रोजन जिसकी सिंबलाइजेशन है कैपिटल N। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन एक एलिमेंट जिसकी सिंबलाइजेशन है कैपिटल O। देन वी हैव फ्लोरीन जिसकी सिंबलाइजेशन है कैपिटल F। फिर हमारे पास है नियॉन जिसमें हम कैपिटल N और स्मॉल e को सिंबलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम। तो हमारे पास कई एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पुराने नामों के जरिए उनको सिंबलाइज किया जाता है। अब वो कोई ग्रीक नेम भी हो सकता है, कोई लैटिन नेम भी हो सकता है, कोई जर्मन नेम भी हो सकता है। लिहाजा सोडियम एक लैटिन ग्रीक वर्ड नेट्रियम से निकला है, जब इसकी सिंबलाइजेशन में हम कैपिटल N और स्मॉल a अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है कैपिटल M विद स्मॉल g। एल्यूमिनियम हमारे पास है कैपिटल A विद स्मॉल l। सिलिकॉन हमारे पास है कैपिटल S विद स्मॉल i। सिलिकॉन हमारे पास है कैपिटल S विद स्मॉल i। फास्फोरस हमारे पास है कैपिटल P। अभी मजीद लिस्ट बाकी है और आप सब सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस तो हम घर में खुद भी कर सकते थे। बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे गए हैं, एक 9th ग्रेड के बच्चे के लिए इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने बचपन में कभी ABC पढ़ी होगी, 1 2 3 पढ़ी होगी या अलिफ बे पे पढ़ी होगी, किस लिए? ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को या सब्जेक्ट को समझ सकें, उसके वर्ड्स बना सकें और उसकी सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकें। इसी तरह बच्चों अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री की ABC है एलिमेंट्स की सिंबलाइजेशन और इनसे मजीद बनी हुई डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब जो 30 एलिमेंट्स की सिंबलाइजेशन आपके सामने लिखी जा रही है, घर में भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हें अंडरस्टैंड भी करना है और इन्हें मेमोराइज भी रखना है, क्योंकि ये है केमिस्ट्री की ABCD। तो आइए मजीद इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। सल्फर हमारे पास कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोरीन हमारे पास कैपिटल C विथ थर्ड अल्फाबेट L से रिप्रेजेंट किया जाता है, Cl। आर्गन हमारे पास कैपिटल A विद स्मॉल r। पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, जब इसे सिर्फ K से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्कैंडियम को कैपिटल S विद स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइटेनियम को Ti से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेनेडियम को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीज को Mn से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आयरन का एक ओल्ड नेम है फेरम, जब भी इसे Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोबाल्ट हमारे पास होता है Co। निकिल हमारे पास होता है Ni और कॉपर का ओल्ड नेम हमारे पास है क्यूप्रम, जब इसे Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर जिंक, इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं Zn। तो स्टूडेंट्स ये तो थे वो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स और इनके सिंबल्स जो कि केमिस्ट्री की ABCD हैं। मतलब 9th ग्रेड के स्टूडेंट को कम से कम ये 30 एलिमेंट्स की सिंबलाइजेशन आनी चाहिए। अब इनमें कौन मेटल्स हैं, कौन नॉन मेटल्स हैं या कौन मेटलॉइड्स हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे सामने प्रोडक्ट टेबल का एक जनरल स्केच, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं और कौन से एलिमेंट्स हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। आइए देखते हैं। तो मैं ब्लू से जो एलिमेंट्स लिखूंगा वो हमारे पास मेटल्स कहलाएंगे। इनकी सिंबलाइजेशन लिखूंगा डेफिनेटली। प्रोडक्ट टेबल में जो ओरिजिनल प्रोडक्ट टेबल है आपकी बुक्स में मौजूद, उसमें भी ये एलिमेंट्स इन्हीं पोजीशंस पर मौजूद होंगे। आप टैली भी कर लीजिएगा और इन्हें मेमोराइज भी कर लीजिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। Then we have aluminium and
फिर इसके बाद हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स भी आएंगे। आइए देखते हैं। अब रेड कलर से मैं जो भी एलिमेंट्स लिखूंगा वो सब के सब हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन है हमारे पास, हीलियम है, कार्बन है हमारे पास, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम मौजूद हैं। एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने कुछ ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन। फिर हमारे पास है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये तो हमारे पास हो गए मेटल्स और नॉन मेटल्स। आइए कुछ मेटलॉइड्स को भी देख लेते हैं जिनकी टोटल क्वांटिटी पीरियोडिक टेबल में इंसानी मालूमात के मुताबिक 6 है और उन्हें हम ग्रीन मार्कर से लिखेंगे। सबसे पहले बोरॉन, देन वी हैव सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिर हमारे पास है आर्सेनिक और एंटीमनी, और इसी के साथ साथ हमारे पास है टेलुरियम। तो मुझे उम्मीद है अब तक एलिमेंट्स और इनसे रिलेटेड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट और मजीद इसे कैटेगराइज करें अगर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, और इनकी सिंबलाइजेशन आपको समझ आई होगी। आइए कंटेंट को मजीद आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स बनते हैं एटम्स से, और एटम्स खुद क्या होते हैं अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम गौर करें तो हमें समझ आएगा कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन में ये लाइन भी मौजूद है कि दे कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। तो आइए समझते हैं कि एटम्स की खुद की कॉम्पोजिशन क्या है और ये किस चीज से बनते हैं। वर्ड एटम्स या वर्ड एटम जो कि सिंगुलर फॉर्म है, ये ग्रीक वर्ड एटमस से निकला है जिसका मतलब है इनडिविजिबल, मतलब जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। आज के दौर के लिहाज से ये टर्मिनोलॉजी एटम या एटमस एक मिसनोमर है। मिसनोमर कहते हैं एक मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी को या मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि एटम को तोड़ा जा चुका है और एटम के मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंसानों को मालूम है, बल्कि मजीद मालूम किए जा रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, जिनके नाम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने आसानी से मैंने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम ले दिया, इतने आसानी से इनकी डिस्कवरी हुई नहीं है बच्चों, क्योंकि इनकी डिस्कवरी में हमें कोई 250 से 200 साल लगे हैं, और अगर इसकी हिस्ट्री में मजीद पीछे जाएं तो मजीद कुछ साल आप ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद भी एटम को एटम क्यों कहा जाता है? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जब कभी भी कोई चीज फंडामेंटल या सिंपल होती है तो उसकी मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर ली जाती है। मतलब एटम हमारे पास अब डिविजिबल हो चुका है, पर क्योंकि ये इतना फंडामेंटल था और इतनी सदियों से इसका नाम पुकारा जाता रहा, तो लिहाजा इस टर्म को चेंज नहीं किया गया। तो टेक्निकली एटम वर्ड यूज करना अब सही नहीं, पर थ्योरेटिकली और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की वजह से हम एटम को अब तक एटम कहते हैं, और ये मजीद डिवाइड हो चुका है अपने फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो आइए जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ मालूमात हासिल करते हैं। अगर हम एटम की जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होती है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इसके गिर्द एक सर्कुलर पाथ होता है जिन्हें हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इसका मतलब मेजरली अगर कोई आपसे एटम की रिप्रेजेंटेशन पूछे तो आप कहेंगे कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है
और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसे हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं या उसे हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और फिर अगला सवाल यह है कि शेल में क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब है शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, यानी घूमते रहते हैं लगातार। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। जब आप मजीद अपने अपर ग्रेड्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एटम का स्ट्रक्चर और इसकी प्रेजेंटेशन मजीद कॉम्प्लेक्स है, इतनी सिंपल नहीं। पर 9th ग्रेड में अगर आपसे कोई पूछता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको दो बातें मालूम होना लाजिम है। एक, एटम में पाया जाता है न्यूक्लियस, और दूसरा, इसमें पाए जाते हैं शेल्स। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर शेल के अंदर कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स। आइए मजीद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, तो बड़ा सिंपल सा जवाब होगा, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी इन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, यानी जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द गोल गोल घूमते हैं अपने रिस्पेक्टिव शेल्स में। इसका मतलब शेल एक नहीं होता, ये मजीद भी हो सकते हैं, और इनकी तादाद बढ़ती रहती है एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से। आइए समझते हैं प्रोटॉन्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसका मतलब हमें दो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में भी पता लगा, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनका नाम है प्रोटॉन्स। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। इसी के साथ साथ हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल भी पाया जाता है, या कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। न्यूट्रल से मुराद इन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, और इनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। और ये भी प्रोटॉन्स के साथ किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये तो थी सिंपल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू एटम एंड इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो आप अपने जहनों में रखनी है वो ये कि किसी भी एलिमेंट का कोई सा भी एटम हो वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, मतलब ओवरऑल एटम पे भी कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी इक्वल होती है। तो लेट्स सपोज अगर किसी एटम में 100 प्रोटॉन्स यानी 100 पॉजिटिव चार्जेस और 100 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं यानी 100 नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल मैथमेटिक्स पॉजिटिव 100 कैंसिल आउट नेगेटिव 100, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। जैसा कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी मौजूद है, हाइड्रोजन, जिसके न्यूक्लियस में हमने एक पॉजिटिव प्रोटॉन लिखा है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एक प्लस प्रोटॉन को एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करता हूं तो आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन ही के एटम्स पाए जा रहे हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, पर वो चार्ज पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हैं उनकी क्वांटिटी सेम है, लिहाजा ये एटम्स और ये एलिमेंट खुद क्या है? न्यूट्रल, यानी इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से रिलेटेड कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। तो ये एक बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है एटॉमिक नंबर, पर सादा अल्फाजों में आप इसे ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम में जो एक्चुअल प्रोटॉन्स की तादाद होगी, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की तादाद होगी, वो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा या प्रोटॉन नंबर कहलाएगा, जिसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ साथ एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसका नाम है मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसके कई और नाम भी हैं, जैसे कि न्यूक्लियॉन नंबर एंड एटॉमिक मास। अब यहां जरा हमारे कॉन्सेप्ट्स मजीद बढ़ेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, आइए समझते हैं। देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है वो एटॉमिक नंबर है, पर एटॉमिक मास क्या है, एटम का वजन क्या है, आइए समझते हैं। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद अगर सम अप कर दी जाए तो हमारे पास बनता है एटम का मास। मतलब एटम का मास, किसी भी एटम का मास सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस का मास है, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को सम अप करके बनता है। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज मास नंबर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली जो डेफिनेशन हमने कही वो लिखी हुई भी नजर आ रही है हमें कि A इज इक्वल्स टू Z प्लस एन, जिसमें A हमारे पास है मास नंबर, Z हमारे पास है एटॉमिक नंबर और कैपिटल N हमारे पास है न्यूट्रॉन्स की तादाद। इसका मतलब एटम के मास में इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं होता। अगर किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी हमें मालूम होनी चाहिए। इतना काफी है किसी भी एटम के मास की कैलकुलेशन के लिए। तो आइए अब समझते हैं सिंबल्स और एटॉमिक मासेस से रिलेटेड कुछ मामलात। लेट्स सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है X, जिसके सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है Z यानी एटॉमिक नंबर, और जिसके सुपर स्क्रिप्ट में मौजूद है A यानी एटॉमिक मास। इसका मतलब केमिस्ट्री की बुक्स में नॉर्मली ऑथर्स ने जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का वो सिंबल के सबस्क्रिप्ट में लिखा है और जो एटॉमिक मास है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है। तो हमारे पास एक एलिमेंट है H यानी हाइड्रोजन, जिसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 है और जिसके मास नंबर की वैल्यू भी क्या है 1। तो अगर कोई हमसे कहे कि हाइड्रोजन का अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो क्या आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं Z को फोकस करूं तो मेरे पास प्रोटॉन्स की तादाद है 1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और फिर हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने सिंबल हाइड्रोजन लिखा है इस पे कोई चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो इसमें जो प्रोटॉन्स हैं यानी 1, वही इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 1। वैसे इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो भी देख लें। लिखा है E इज इक्वल्स टू Z माइनस चार्ज। Z हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद होती है और चार्ज जो किसी एलिमेंट पे गिवन हो हम वो देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के पास मास नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, यानी Z की वैल्यू क्या है 1, और इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है यानी चार्ज है 0, तो 1 माइनस 0 गिव्स यू 1। तो कॉन्सेप्चुअली भी ये बात वैलिड हो गई कि एक एटम में, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैथमेटिकली भी हमने इसे एक फॉर्मूले से प्रूफ कर दिया कि 1 माइनस 0 फॉर हाइड्रोजन गिव्स यू 1, यानी जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। मास नंबर की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट में टॉप पे हमारे पास मास नंबर 1 ही लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था A इज इक्वल्स टू Z प्लस एन, और अगर हम n कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली हमें एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना होगा, यानी A माइनस Z। तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक ही मास नंबर है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है यानी 1 है। तो 1 माइनस 1 गिव्स यू 0। इसका मतलब हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है विदाउट एनी न्यूट्रॉन। मजीद एग्जांपल्स नीचे गिवन है हमें, आइए इनकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले लिथियम यानी Li के अंदर प्रोटॉन्स मालूम करते हैं, यानी Z की क्वांटिटी मालूम करते हैं, जो कि हमें दिख रही है 3, तो हम भी यहां लिख देंगे 3। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, that is it contains same number of protons and same number of electrons.
तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिथियम न्यूट्रल है, कोई चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी क्या होगी जनाब 3। मास नंबर हमें 7 दिख रहा है जो कि सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है। और न्यूट्रॉन्स हम लिथियम के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, a माइनस जी, यानी 7 माइनस 3 गिव्स यू 4। इसका मतलब लिथियम एटम के अंदर या लिथियम एलिमेंट के अंदर जो लिथियम के एटम्स पाए जाते हैं उनमें 3 प्रोटॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 7 इसका मास नंबर होता है और 4 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आइए सोडियम से रिलेटेड भी यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें दिख रहा है 11, तो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी हो जाएगी 11। क्योंकि यहाँ सोडियम हमें न्यूट्रल दिख रहा है, तो एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 11। मास नंबर हमें यहाँ दिख रहा है 23, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 23। और अगर हमें इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो सिंपल ए माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 11 गिव्स यू 12। क्या हो अगर हमारे पास कुछ चार्ज एलिमेंट्स मौजूद हों या चार्ज स्पीशीज मौजूद हों, तो आइए देखते हैं। आपको मैग्नीशियम दिख रहा होगा जिसमें मैग्नीशियम का सबस्क्रिप्ट हमारे पास 12 है, यानी Z की वैल्यू हमारे पास है 12, यानी प्रोटॉन्स हमारे पास 12 है। पर ये ओवरऑल न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है +2। इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, आइए फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। Z की वैल्यू मेरे पास गिवन है 12, जो कि मैंने सबस्क्रिप्ट से देखी, जो कि प्रोटॉन नंबर है, और चार्ज यहाँ गिवन है हमारे पास +2। तो अगर मैं Z माइनस चार्ज के जरिए इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 12 माइनस +2, सिंपली 12 माइनस 2, जिससे आपके पास आंसर आएगा 10। तो इसका मतलब मैग्नीशियम +2 चार्ज स्पीशी में या चार्ज एलिमेंट में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मास नंबर इसका सुपरस्क्रिप्ट 24 लिखा है, तो वो 24 ही रहेगा। और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम वही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस जेड, यानी 24 माइनस 12, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 12। यहाँ जो चीज़ सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी या कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो ये कि आप हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जहाँ कहीं भी चार्ज स्पीशीज देखें वहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करें, यानी E इज इक्वल्स टू जेड माइनस चार्ज से कैलकुलेट करें, तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ज एलिमेंट्स की। हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यूज गिवन है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है 8, इसका मतलब यहाँ Z हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद है 8। और क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीशी नहीं है, इससे पहले हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट्स थे, उन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं था। एक एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम की पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड पढ़ चुके हैं और दूसरी हम नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है 8, Z गिवन है 8, माइनस चार्ज हमारे पास यहां गिवन है -2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 8 + 2 गिव्स यू 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन एक चार्ज स्पीशी मौजूद है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 10 है, जो कि प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं है। मास यहां हमारे पास 16 गिवन है, और न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग Z with A, यानी 16 माइनस 8 गिव्स यू 8। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास कैलकुलेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर एनी एटम और एनी एलिमेंट। और हमें ये भी पता लग चुका है कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
एक क्विक रिव्यू इस टॉपिक से रिलेटेड भी कर लेते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं और ये दोनों पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये पाए जाते हैं शेल्स में। इनकी कैलकुलेशन से रिलेटेड हमने मालूमात हासिल की कि किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम अप करके जो वैल्यू आती है उसे मास नंबर कहते हैं। इसके कई और नाम भी हैं, जैसे एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, जो न्यूक्लियस में रहते हैं। ये बात उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। फिर हमने मजीद इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस की, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यूज फाइंड आउट की और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Until then, keep understanding and exploring chemistry.